हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। रीट स्पेशल क्लास में आज हम पढ़ेंगे देशांतरों के बारे में, अक्षांश के बारे में। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है देशांतर। तो देखते हैं देशांतर किसे कहते हैं। देखिए, देशांतर ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय या अंशों में दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। देखिए, ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि ये जो रेखा हमें दिख रही है ये प्रधान याम्योत्तर है, यानी ग्रीनविच रेखा है, या इसे ही हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की, इस रेखा का पूर्व ये है और पश्चिमी हिस्सा ये है। तो इस रेखा से पूर्व में या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की, वो स्थान कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थान की कोणीय या अंशों में दूरी यानी डिग्री में दूरी उस स्थान का देशांतर कहलाती है। अब है देशांतर रेखाएं। तो देखिए, ग्लोब या मानचित्र पर समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। यानी ग्लोब या मानचित्र पर समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। जैसे ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं, तो ये रेखाएं जिस जिस स्थान से गुजर रही है, जैसे ये 30 डिग्री देशांतर पश्चिमी देशांतर रेखा है, तो ये 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर जिस जिस स्थान से गुजर रहा है, इसका मतलब है कि उन सभी स्थानों की कोणीय दूरी इस 0 डिग्री देशांतर से 30 डिग्री है। तो जिन जिन स्थानों की दूरी इस 0 डिग्री देशांतर से 30 डिग्री देशांतर है, उन सभी स्थानों को मिलाने वाली ये रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। और अगर सरल शब्दों में हम कहें कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव से, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है और इस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं, कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। वास्तव में ये पृथ्वी पर होती नहीं है, इन्हें माना गया है, इसलिए ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है, देशांतर रेखा कहते हैं। फिर देखिए, देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा या देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। देखिए, देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा या देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है, अर्थात एक देशांतर पर जितने भी स्थान स्थित हैं, जैसे 30 डिग्री देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है, इस 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर जितने भी स्थान स्थित हैं, उन सभी स्थानों पर मध्याह्न एक साथ होता है, इसलिए देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखाएं कहा जाता है। इनके बीच की दूरी को अंशों या डिग्री में मापा जाता है, यानी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को डिग्री में मापा जाता है और अंशों को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। और इनकी दूरी की जो छोटी इकाई होती है उसे मिनट में, और मिनट से भी छोटी इकाई को सेकंड में मापा जाता है। फिर है कि 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा या मानक रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या मानक रेखा भी कहा जाता है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से होकर गुजरती है। देखिए, अगर चित्र में हम ग्रीनविच रेखा की स्थिति देखें, तो ये जो रेखा हमें दिख रही है ये ग्रीनविच रेखा है। इस ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाता है और ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, जहां ब्रिटिश लेबोरेटरी स्थित है। इसीलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया है। अब बात यह है कि इस 0 डिग्री ये जो ग्रीनविच रेखा है,
इसे ही क्यों प्रमुख याम्योत्तर माना जाता है? तो देखिए, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होने के कारण, चूंकि देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए इन सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होने के कारण इनकी गणना में कठिनाई होती थी। अतः सभी देशों ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि देशांतर रेखाओं की गणना ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। देखिए, जब अक्षांशों की गणना हुई तो अक्षांशों में प्रधान अक्षांश को लेकर कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि विषुवत वृत्त जो है वो सबसे बड़ा वृत्त है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसलिए उसे प्रधान मान लिया गया। लेकिन यही बात जब देशांतर रेखाओं की गणना में सामने आई कि हम किस रेखा को प्रधान माने, क्योंकि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान है, तो सभी देशों ने मिलकर यह निश्चय किया कि इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से जो याम्योत्तर गुजर रही है, जो देशांतर रेखा गुजर रही है, उसे हम प्रधान मान लेते हैं और उसे 0 डिग्री देशांतर का नाम दे देते हैं, और फिर उस रेखा के पूर्व में या उस रेखा के पश्चिम में देशांतरों की गिनती शुरू की जाए। उसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध का नाम दिया गया, और जो इसके पूर्वी भाग में देशांतर थे उन्हें पूर्वी देशांतर मानते हुए गिनती की जाए, और जो पश्चिमी गोलार्ध में जो देशांतर स्थित हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर मानते हुए गिनती शुरू की जाए। ऐसा सभी ने सर्वसम्मति से निश्चय किया। अतः ग्रीनविच रेखा प्रमुख याम्योत्तर है तथा इसका मान 0 डिग्री है। यहां से हम 180 डिग्री पूर्व तक तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। यानी इस 0 डिग्री के पूर्व से 180 डिग्री पूर्वी भाग से गणना करते हैं और 180 डिग्री ही पश्चिमी भाग से गणना करते हैं। देखिए, फिर है प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर के देशांतर पश्चिमी देशांतर तथा दाहिनी ओर के देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके बाईं ओर के जो देशांतर हैं वो पश्चिमी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं, और जो दाहिनी ओर के देशांतर है ये पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। और प्रधान याम्योत्तर और 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। अब देखिए, जो प्रधान याम्योत्तर है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसके पीछे मतलब पृथ्वी का वो भाग जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, इसके जस्ट सामने पीछे जो रेखा है वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ये दोनों मिलकर एक वृत्त बनाती हैं और इस पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो 2 बराबर भागों में पूर्वी हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इसके जस्ट पीछे वाले भाग में जो ये देशांतर है ये 180 डिग्री देशांतर है। और ध्यान रखने लायक जो बात है वो ये है कि अगर हम पूर्वी भाग से 180 डिग्री तक जाएंगे तो भी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर भी यही रेखा है, और अगर इधर से ग्रीनविच रेखा के पश्चिम से होते हुए अगर हम 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक जाएं तो वो भी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर भी यही रेखा है। यानी 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। अतः देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। तो कुल देशांतर कितने हैं? 360 हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है परंतु उनके बीच की दूरी समान नहीं होती है। हमने अक्षांश रेखाओं में पढ़ा था कि सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है लेकिन उनकी लंबाई समान नहीं होती, जबकि देशांतर रेखाओं के साथ ये विपरीत है। इनकी लंबाई तो समान होती है लेकिन इनके बीच की दूरी समान नहीं होती। चूंकि ये रेखाएं
उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, इसलिए इनकी लंबाई समान होती है। लेकिन उनके बीच की दूरी समान नहीं होती। उनके बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर, ये सर्वाधिक है, तथा सबसे कम दूरी ध्रुवों पर होती है और वो 0 होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी में कमी आती जाती है। देखिए, हम चित्र में देख सकते हैं कि सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से एक बिंदु के रूप में निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर भी एक बिंदु के रूप में आपस में मिल जाती हैं। तो ये जैसे जैसे ध्रुवों से निकलकर विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं, तो इनके बीच की दूरी में वृद्धि होती जाती है। देख लीजिए, हम देख रहे हैं कि दूरी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी में वापस कमी आती जाती है, और जब ये ध्रुवों पर मिल जाती है तो वापस एक बिंदु के रूप में मिल जाती है, अर्थात इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। फिर दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र गोरे कहलाता है। देखिए, दो देशांतर रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र है, जैसे ये क्षेत्र है, तो ये गोरे कहलाता है, गोरे कहलाता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, यहाँ विषुवत वृत्त पर होती है, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो सर्वाधिक दूरी है वो होती है 111.32 किलोमीटर, और दो देशांतर रेखाओं के बीच को क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। देशांतर रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति व समय निर्धारित किया जाता है। देखिए, देशांतर रेखाओं से किसी भी स्थान की दूरी हम अंशों में मापते हैं, इसका मतलब है कि उनसे किसी भी स्थान की स्थिति को निर्धारित किया जाता है और समय निर्धारित किया जाता है। समय को निर्धारित करने के लिए देशांतर रेखाओं को काम में लिया जाता है। फिर देखिए, देशांतरों के बीच की दूरी को, देशांतरों के बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है। अंशों को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यानी इनके बीच की जो दूरी है इन्हें डिग्री में मापा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को डिग्री में मापा जाता है और फिर डिग्री को मिनट में विभाजित किया जाता है और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। जैसे अगर हम किसी स्थान का देशांतरीय विस्तार पढ़ें तो यहाँ देखिए, मुंबई का देशांतरीय विस्तार 72 डिग्री 54 मिनट और 10 सेकंड है। कि अगर हम मुंबई का देशांतरीय विस्तार देखें तो वो कितना है, 72 डिग्री 54 मिनट और 10 सेकंड है। इसे ऐसे पढ़ा जाएगा, डिग्री, मिनट और सेकंड। अब जो नेक्स्ट टर्म है देशांतरों से संबंधित वो है वृहद वृत्त। देखिए, वृहद वृत्त क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि बड़े वृत्त। अब देखिए, वे वृत्त जो पृथ्वी या ग्लोब को समान मंडलों में विभाजित करते हैं वृहद वृत्त कहलाते हैं। यानी वे वृत्त जो पृथ्वी या ग्लोब को दो समान भागों में विभाजित करते हैं क्या कहलाते हैं, वृहद वृत्त कहलाते हैं। तो सभी 360 देशांतर रेखाएं जब एक वृत्त के रूप में परिवर्तित होती हैं तब ये वृहद वृत्त बन जाती है। हम जानते हैं कि देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, तो इन 360 इन देशांतर रेखाओं को जब उनके पीछे स्थित देशांतर रेखा से मिला दिया जाता है तो ये वृत्त का रूप धारण कर लेती है। जैसे देखिए, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, और इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा है। तो ये दोनों मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक ऐसे ही सभी देशांतर रेखाएं उनके पीछे वाले भाग की देशांतर रेखाओं के साथ मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। जैसे ये 15 डिग्री देशांतर रेखा है, पश्चिमी देशांतर रेखा, तो ये इसके पीछे स्थित 165 डिग्री
जो पूर्वी देशांतर है उसके साथ मिलकर एक वृत्त बनाएगी और वो भी पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करेगा। तो इस प्रकार 360 देशांतर रेखाओं से 180 वृत्त बनते हैं और ये 180 वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये वृत्त वृहद वृत्त कहलाते हैं। इस प्रकार देशांतर रेखाओं से 180 वृहद वृत्त बनते हैं। लेकिन पृथ्वी या ग्लोब पर वृहद वृत्तों की कुल संख्या 181 है। यानी पृथ्वी पर 181 ग्लोब पर 181 वृत्त ऐसे होते हैं जो उसे 2 समान भागों में विभाजित करते हैं। 180 तो देशांतर रेखाओं से बने हैं, हम देख चुके हैं। तो जो बचा एक वृत्त, वो वृत्त है विषुवत वृत्त। वो कौन सा वृत्त है? विषुवत वृत्त है। भूमध्य रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इस प्रकार 180 वृत्त देशांतर रेखाओं से तथा एक वृत्त विषुवत वृत्त है। पृथ्वी पर 181 वृहद वृत्त है। नेक्स्ट देखिए 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा आपस में अटलांटिक महासागर में काटती है। कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यानी ग्रीनविच रेखा, ये और 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा आपस में अटलांटिक महासागर में काटती है। देखिए ये तो है ग्रीनविच रेखा और ये जो वृत्त है ये विषुवत वृत्त है। ये विषुवत वृत्त है और ये आपस में यहां इस स्थान पर अटलांटिक महासागर में काटती है। देशांतर रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि देशांतर रेखाओं से समय निर्धारित किया जाता है। ये कैसे निर्धारित किया जाता है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। चूंकि पृथ्वी का आकार गोल है इसलिए वो 24 घंटे में जब वो अपनी घूर्णन गति पूरी करती है तो वो 360 डिग्री घूमती है। यानी घूमने से पहले वो जिस देशांतर पे थी 24 घंटे में वो उसी देशांतर के साथ पर वापस होती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अतः 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तथा प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का समय लगता है। यानी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, तो 1 घंटे में घूमेगी 360, 24 बराबर 15 डिग्री। 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी और अगर 1 घंटे यानी 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूमती है तो एक देशांतर या 1 डिग्री घूमने में उसे कितना टाइम लगेगा? 60/15 बराबर 4 मिनट। 4 मिनट में वो 1 डिग्री देशांतर पार करती है। इस प्रकार प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट तथा प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे की वृद्धि होती है। इसके विपरीत पश्चिम में जाने पर कमी आती है। देखिए हमने ये देखा कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा, ये वाली रेखा, इस रेखा से अगर हम पूर्व में जाते हैं तो 1 डिग्री देशांतर पार करने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है और 15 डिग्री देशांतर अगर हम पार करते हैं तो 1 घंटे का समय बढ़ जाता है। इसके विपरीत अगर हम इस ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाएं तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने पर 4 मिनट में कमी आती है और 15 डिग्री देशांतर को पार करने पर 1 घंटे की कमी आती है। यानी पूर्व में जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी और पश्चिम में जाएंगे तो समय में कमी होगी। और क्यों होगी? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। फिर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः जो स्थान पूर्व में है वहां सूर्य पहले दिखाई देगा। अब चूंकि
पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर होता है, वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसीलिए हमें सूरज पूर्व में उगता दिखाई देता है। तो जो स्थान पृथ्वी के पूर्वी भाग में है वहां पर सूर्य पहले दिखाई देगा और इसीलिए जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी के पूर्वी भाग में स्थित है। अब देखिए, स्थानीय तथा प्रमाणिक समय। हमने देखा कि समय को ज्ञात करने में देशांतर रेखाओं का सहारा लिया जाता है। तो किसी भी स्थान पर दो प्रकार का समय काम में आता है, स्थानीय समय और प्रमाणिक समय। तो जिस समय का निर्धारण सूर्य की स्थिति अर्थात धूप घड़ी द्वारा किया जाता है वह स्थानीय समय कहलाता है। यानी जो प्राचीन काल में सूर्य की स्थिति को देखकर जिस समय का निर्धारण किया जाता था वो स्थानीय समय कहलाता है। स्थानीय समय का मतलब है कि उस स्थान विशेष से संबंधित। स्थानीय समय का संबंध मध्याह्नकालीन सूर्य की ऊंचाई से है। यानी स्थानीय समय पूर्ण रूप से सूर्य की स्थिति पर आधारित होता है, इसलिए मध्याह्नकालीन सूर्य की ऊंचाई यानी सूर्य जब सबसे ऊंचा होता है, सूर्य की स्थिति जब सबसे ऊंची होती है उस समय उस देशांतर पर या उस स्थान पर मध्याह्न माना जाता है। अब उस स्थान पर मध्याह्न माने जाने का मतलब है कि जिससे एक ही देशांतर रेखा पर स्थित समस्त नगरों में एक ही समय पर मध्याह्न होता है। यानी जिस स्थान विशेष पर मध्याह्न होता है वो स्थान विशेष किस देशांतर रेखा पर स्थित है, उस देशांतर रेखा पर स्थित सभी नगरों में या सभी स्थानों पर उसी समय मध्याह्न होता है। इसीलिए देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखाएं भी कहा जाता है। लेकिन इसके पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित नगर विभिन्न मध्याह्न रेखाओं पर होंगे, जिससे अलग अलग नगरों के स्थानीय समयों में अंतर होता है। हमने ये तो देख लिया कि एक ही देशांतर रेखा पर स्थित समस्त स्थानों पर मध्याह्न एक साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे देशांतर रेखाएं बदलती जाती हैं सभी स्थानों के स्थानीय समयों में अंतर आता जाता है। स्थानीय समय में समय को ठीक रखने के लिए पूर्व या पश्चिम की ओर यात्रा करने पर अपनी घड़ी को प्रत्येक देशांतर पार करने पर 4 मिनट आगे या पीछे करनी पड़ती है। अब स्थानीय समय में क्या दिक्कत आती है कि स्थानीय समय का मतलब है कि एक ही देशांतर पर जितने भी नगर स्थित हैं उन सब में तो समय एक जैसा होगा, लेकिन अगर हम उस देशांतर से या उस स्थान से पूर्व या पश्चिम में यात्रा करते हैं तो हमें अपनी घड़ी को प्रत्येक देशांतर पार करने पर 4 मिनट या तो आगे करनी पड़ेगी या 4 मिनट पीछे करनी पड़ेगी। अगर हम पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं तो हमें अपनी घड़ी को 4 मिनट आगे करना होगा, और अगर हम पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं तो हमें अपनी घड़ी को पीछे करना पड़ेगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रत्येक देश में वहां का प्रमाणिक समय माना जाता है। तो अगर हम प्रत्येक देशांतर पार करने में अपनी घड़ी को आगे पीछे करते रहेंगे तो ये बहुत कठिनाई वाला काम है। इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रत्येक देश में एक प्रमाणिक समय माना जाता है। प्रमाणिक समय क्या होता है कि प्रमाणिक समय के लिए प्रत्येक देश में किसी एक देशांतर रेखा को प्रमाणिक देशांतर रेखा मान लिया जाता है। अब देखिए, प्रमाणिक समय कैसे माना जाता है कि हम किसी भी देश में एक प्रमाणिक देशांतर रेखा निश्चित कर देते हैं कि उस रेखा का स्थानीय समय ही पूरे देश में माना जाएगा। उस देशांतर रेखा पर जो हमने प्रमाणिक मानी है उस देशांतर रेखा पर जब मध्याह्न होगा तभी पूरे देश में मध्याह्न होगा, और जब उस प्रमाणिक रेखा पर जब सूर्यास्त होगा तभी पूरे देश में सूर्यास्त होगा। अगर हम ऐसा फिक्स कर लेते हैं तो उसे प्रमाणिक समय कहा जाता है, और उस देशांतर रेखा को जिसका स्थानीय समय हम मान रहे हैं उसे प्रमाणिक देशांतर रेखा माना जाता है। जैसे इसका उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय सारे राष्ट्र का प्रमाणिक समय माना गया है। देखिए, भारत का जो प्रमाणिक देशांतर रेखा है भारत की वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी हमने ये मान लिया है
कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वो ही समय पूरे देश में माना जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जब मध्याह्न होगा तभी पूरे देश में मध्याह्न होगा, और जब सूर्यास्त होगा उस पर तभी पूरे देश में भी सूर्यास्त होगा। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय सारे राष्ट्र का प्रमाणिक समय माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे अधिक है। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होती हुई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यानी भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है, जिसका समय हमने प्रमाणिक माना है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर, देखिए इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश से, पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब हम पढ़ेंगे समय कटिबंधों के बारे में। देखिए समय कटिबंध क्या होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि एक ही देशांतर रेखा पर स्थित स्थानों पर मध्याह्न एक साथ होता है, यानी उसका जो समय है, उसका जो स्थानीय समय है वो उस देशांतर रेखा पर स्थित समस्त स्थानों पर एक ही होगा। लेकिन कई देश ऐसे हैं जिनका पूर्व से पश्चिमी विस्तार अधिक है, तो उन देशों में एक ही देशांतर रेखा को प्रमाणिक देशांतर रेखा मानने पर कठिनाई उत्पन्न होती है। देखिए कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार या पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होने के कारण एक ही प्रमाणिक समय रखने में कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसे देशों के पूर्व और पश्चिम के स्थानों के समय में 4 से 5 घंटे का अंतर पड़ता है। यानी इन देशों का क्षेत्रफल या हम कहें कि पूर्व पश्चिम विस्तार इतना अधिक होता है कि जो स्थान इनके पूर्वी भाग में स्थित होता है और जो स्थान इसके पश्चिमी भाग में स्थित होता है, उनमें 4 से 5 घंटे का अंतर आ जाता है। इसलिए ये एक ही प्रमाणिक देशांतर, अगर देशांतर को मानते हैं, उसी का स्थानीय समय अगर मानते हैं, तो उस देश में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस असुविधा को दूर करने के लिए सारी पृथ्वी को 24 भागों में बांटा गया है, जिन्हें समय कटिबंध कहते हैं। ये कठिनाई उत्पन्न नहीं हो, इसलिए इसे दूर करने के लिए पूरी पृथ्वी को 24 भागों में बांटा गया, जिन्हें समय कटिबंध कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, यानी एक समय कटिबंध में 15 डिग्री देशांतर सम्मिलित होते हैं। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय क्षेत्र, कनाडा में 5 तथा रूस में 11 समय क्षेत्र हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय क्षेत्र हैं, जिनमें 4 समय क्षेत्र इसकी मुख्य भूमि से संबंधित है। यानी अमेरिका की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि में 4 समय क्षेत्र हैं। बाकी के 3 समय क्षेत्र इसके दूसरे हिस्सों में, जैसे अलास्का है, अल्यूशन द्वीप समूह है, इनमें आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 3 समय क्षेत्र, देखो मुख्य भूमि में 4 समय क्षेत्र हैं और कुल 7 समय क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में 3, कनाडा में 5 तथा रूस में 11 समय क्षेत्र हैं। वास्तव में इन देशों का विस्तार इतना अधिक है कि इन्हें अलग अलग समय क्षेत्र मानना पड़ता है। अब देखिए चीन में भौगोलिक समय क्षेत्र 5 हैं। चीन में भौगोलिक समय क्षेत्र तो 5 है, क्योंकि चीन का भी पूर्वी और पश्चिमी विस्तार अधिक है, लेकिन समय निर्धारण के लिए एक ही समय क्षेत्र यानी बीजिंग समय कटिबंध का प्रयोग किया जाता है। यानी इतना अधिक विस्तार होने के कारण भौगोलिक समय क्षेत्र तो चीन में 5 है, लेकिन उन 5 भौगोलिक समय क्षेत्रों का चीन में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि समय निर्धारण के लिए पूरे देश में
एक ही समय कटिबंध, जिसका नाम बीजिंग समय कटिबंध है, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, समय की पेटियां विषुवत रेखा पर सर्वाधिक चौड़ी और ध्रुवों की ओर सक्रिय होती जाती है, यहां तक कि ध्रुवों पर सभी समय कटिबंधों का मिलान हो जाता है। देखिए, जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं की दूरी में वृद्धि होती जाती है, और जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर आते हैं तो विषुवत रेखा देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार समय की पेटियां भी इसी दूरी को अनुसरण करती है, और ये भी अगर हम ध्रुवों से विषुवत रेखा पर जाते हैं तो इनकी चौड़ाई में वृद्धि होती जाती है और विषुवत रेखा पर ये सर्वाधिक चौड़ी होती हैं, और जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये सक्रिय होती जाती है और ध्रुवों पर सारे समय कटिबंध मिल जाते हैं, क्योंकि समस्त देशांतर रेखाएं भी ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कि ये तिथि रेखा क्या है। देखिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने पर एक दिन का अंतर आ जाता है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसे पार करने पर एक दिन का अंतर आ जाता है। अतः इस अंतर को दूर करने के लिए 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ साथ एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई जो प्रशांत महासागर से गुजरती है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का नाम दिया गया। पहले के जमाने में जब नाविक या विभिन्न महाद्वीपों की यात्रा करते थे, तो जब वो पूर्व से पश्चिम भाग की यात्रा करके वापस अपने महाद्वीप पर या अपने देश में पहुंचते थे, तो वो पाते थे कि उनकी यात्रा में एक दिन का अंतर हो गया है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस में सभी देशों ने मिलकर 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ साथ एक ऐसी काल्पनिक रेखा निर्धारित की जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का नाम दिया गया। और इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की विशेषता ये थी कि इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर एक दिन का अंतर पाया जाता है। अर्थात जो स्थान इस रेखा के पश्चिम में है, देखिए चित्र में हमें दिख रहा है, ये जो रेखा हमें दिख रही है ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, और जो स्थान इस रेखा के पश्चिम में है, यानी ये इसका पश्चिमी भाग है और ये इसका पूर्वी भाग है। तो जो स्थान इस रेखा के पश्चिम में है, यानी ये एशिया वाला हिस्सा, तो वो स्थान इस रेखा के पूर्व में स्थित स्थानों से 24 घंटे यानी एक दिन आगे होंगे। यानी जो स्थान इस रेखा के पश्चिम में है वो इसके पूर्व में स्थित स्थानों से 24 घंटे आगे होंगे। यानी अगर इसके पूर्व में आज रविवार है तो इसके पश्चिमी वाले भाग में यहाँ कौन सा वार होगा? सोमवार। ठीक है, यानी इसके पश्चिम में स्थित स्थान इसके पूर्व में स्थित स्थानों से 24 घंटे आगे होते हैं। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के साथ साथ खींची गई है, यानी इसकी स्थिति 180 डिग्री देशांतर के समानांतर बनाई गई थी, परंतु यह बिल्कुल सीधी नहीं है। लेकिन 180 डिग्री देशांतर की तरह ये एकदम सीधी नहीं है। हम देख सकते हैं चित्र में कि शुरू में तो एकदम सीधी चलती है, लेकिन यहाँ जैसे ही बेरिंग सागर के पास एशिया और उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा है इसे दूर दूर करने के लिए इसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। देखिए, बहुत से स्थानों पर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है क्योंकि 180 डिग्री देशांतर प्रशांत महासागर के बहुत से ऐसे द्वीपों से होकर गुजरती है जो एक ही देश के अधीन है। देखिए, इसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों किया गया? क्योंकि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है या यहाँ पर ही 180 डिग्री देशांतर रेखा भी है,
तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा सीधी गुजरती है यहां से। अब अगर ये 180 डिग्री देशांतर रेखा की तरह ही सीधी गुजार दी जाती, तो यहाँ देखिए ये साइबेरिया वाला हिस्सा है, और अगर ये तिथि रेखा यहाँ से गुजर जाती तो साइबेरिया में एक ही स्थान पर दो तिथियां होती। इसके इधर वाला हिस्सा 24 घंटे पीछे रहता है और पश्चिम वाला हिस्सा 24 घंटे आगे रहता है। इसलिए एक ही देश में दो तिथियां हो जाती एक ही दिन में। तो इस असुविधा से बचने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ी मेढ़ी कर दिया गया। अतः यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी 180 डिग्री देशांतर रेखा के ऊपर से ही गुजरती हुई मान ली जाती, तो एक ही देश में एक ही दिन में दो तिथियां हो जाती। इसलिए इस असुविधा से बचने के लिए इस रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा की तरह सीधी न बनाकर आवश्यकतानुसार टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। ये था हमारा देशांतर रेखाओं से संबंधित वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। लेकिन अगर आपको हमारी आज की ये क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।